हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनके बारे में देखा था। हमने देखा था कि मुगल्स जो हैं वो कैसे इंडिया में आए, वो कहाँ से थे, वो उनका जो वंशावली है जो वो किसके डिसेंडेंट्स थे, इसके बारे में हमने देखा। हमने देखा कि वो कैसे जो है अपना जो जनरेशन है उसको मिनिएचर पेंटिंग के फॉर्म में दर्शाया करते थे। और हमने देखा कि मुगल्स ने अपने मिलिट्री कैंपेन्स, अपने मिलिट्री अभियान कहाँ कहाँ भेजे। और हमने देखा जो मेन जो मुगल एम्पायर्स है, जो स्टार्टिंग के 6 मुगल एम्पायर्स हैं जिनको ग्रेट मुगल्स भी कहा जाता है, उनके बारे में भी हमने देखा। तो हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में देखा। तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो मैप है तो यहाँ पे हम देखेंगे मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब। तो अकबर और औरंगजेब का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, जिस समय उन्होंने रूल किया वो सबसे ज्यादा है, 50 ईयर्स अप्रॉक्स। तो यहाँ पे देखेंगे ये सारे जो प्लेसेस हैं देखेंगे, उसमें अपने जो मिलिट्री कैंपेन्स हैं इन्होंने भेजे थे जो मुगल एम्पायर्स थे। तो द मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, मतलब अगर आगे जो पीढ़ी है उसको कैसे जो है अपना जो एम्पायर है उसको सौंपना है उसके बारे में। तो मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर। तो यहाँ पे प्राइमोजेनेचर में वो बिलीव नहीं करते थे। मतलब यहाँ पे जो एल्डेस्ट सन है, सबसे बड़ा जो बेटा है, उसको सारी संपत्ति जो है स्टेट मतलब संपत्ति से सारी जो उसके फादर की संपत्ति उसको दे दी जाती थी। वो इसमें बिलीव नहीं करते थे। इंस्टेड दे फॉलो द मुगल और तिमुरिद कस्टम ऑफ कोपार्कनेसी इनहेरिटेंस और डिविजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन। तो यहाँ पे वो क्या करते थे, जो भी अपनी प्रॉपर्टी है, जो भी उनका स्टेट है, उसको क्या है अपने बेटों में इक्वली जो है बांट दिया करते थे। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस फॉर रिबिलियंस बाय मुगल प्रिंसेस विच डू यू थिंक इज फेयर डिविजन ऑफ इनहेरिटेंस, प्राइमोजेनरी और कॉपरनेसी। तो यहाँ पे जो हमने पहले जो देखा है, देखिए इसमें जो रेड मार्क में है, तो यहाँ पे जो रेड मार्क में है उसमें यही बता रहा है कि जो बेटे हैं, जो किंग के जो बेटे हैं, वो उनके खिलाफ जो है रिवॉल्ट में आ रहे हैं, रिवॉल्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। तो मैंने उस समय जब मैंने पार्ट 1 समझाया था तभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो उसके बाद देखेंगे मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। तो अदर रूलर्स हैं, उनके साथ मुगल्स के कैसे रिलेशनशिप है। टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन। टेबल 1 हम पहले देखते हैं। You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे जैसे जो मुगल रूलर्स है वो बढ़ते गए, तो वैसे वैसे वो कई जगह कैंपेन करते रहे। तो जो मुगल जो रूलर्स हैं वो जो रिफ्यूज करते थे उनके अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, वहां पे वो कैंपेन जो है कॉन्स्टेंटली किया करते थे। तो कैंपेन का मतलब होता है कि हमला करना, एक अभियान चलाना कि हाँ भाई वो अब राज्य अपने अंडर रख लेना है। तो but as the Mughal became powerful, many other rulers also joined them voluntary मतलब अपनी इच्छा से। जैसे जैसे मुगल पावरफुल बनते गए, वो बहुत सारे रूलर्स जो है अपने आप ही अपनी इच्छा से जो है वहां मुगल रूलर्स को ज्वाइन करते गए। The Rajputs are good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions, but many resisted as well. Resisted मतलब विरोध करना। तो देखो कई जो राजपूत रूलर्स हैं वो मतलब एग्जाम्पल है कि बहुत सारे जो राजपूत रूलर्स हैं उन्होंने मुगल की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया। अपनी जो बेटी हैं, जो अपने घर की बेटियां हैं, उनकी शादी करवाई मुगल फैमिलीज में, और उनके बदले में उनको काफी सारे हाई पोजीशंस भी मिले। तो यहाँ पे देखेंगे मुगल मैरिज विद राजपूत। तो कौन से मुगल मैरिजेस हुए थे। द मदर ऑफ जहांगीर की जो माँ थी was a Kachcha princess, daughter of Rajput ruler of Amber, modern Jaipur. The mother of Shahjahan was a Rathore princess, daughter of Rajput ruler of Marwar, Jodhpur. ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे तो सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ refused to accept Mughal authority for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by Mughals.
गिवन देयर लैंड्स वतन बैक एज असाइनमेंट वतन जागीर। ठीक है, तो सिसोदिया राजपूत जो है मेवाड़ के, वो बहुत सालों मतलब बहुत टाइम तक जो है रिफ्यूज करते आए मुगल अथॉरिटी को। लेकिन क्या है, एक बार हारने के बाद जो है मुगल्स ने जो है उनको मतलब इज्जत के साथ, ऑनरेबल इज्जत के साथ जो है उनका लैंड जो है उसको वापस दे दिया एज एन असाइनमेंट वतन जागीर के तौर पर। मतलब उनको अपने मुगल अथॉरिटी के अंडर रूल करना है। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स एनेबल मुगल टू extend their influence over many kings and chieftains, but it was difficult to keep this balance all the time. Look at table 1 again. Note that Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. What was the consequence of this insult? तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे जैसे जो है ना मुगल जो है हमेशा क्या करते थे कि अपने सामने वाले को ह्यूमिलेट नहीं करते थे काफी सारे केसेस में। लेकिन कुछ केस में क्या है, जैसे औरंगजेब ने क्या है, शिवाजी जब आया था उसके कोर्ट में कि हाँ भाई मैं मुगल अथॉरिटी एक्सेप्ट करूंगा, तो औरंगजेब ने उसको इंसल्ट करके वहां से भगा दिया था। तो देखेंगे केयरफुल बैलेंस ऑफ डिफीटिंग, है ना, जैसे वो डिफीट करते थे, हरा देते थे, लेकिन क्या ह्यूमिलेट नहीं करते थे अपने ओपोनेंट को, उनको वहां पे राज करने देते थे अपने मुताबिक। तो ये इसके कारण क्या हुआ, उनका जो साम्राज्य है वो काफी ज्यादा फैल गया और वो मतलब हर राजा को क्या थे, भाते थे। उसके बाद देखेंगे हमको मान सब्दार और जागीरदार के बारे में। तो मान सब as the empire expanded to encompass different regions, the Mughal recruited diverse body of people from the small nucleus of Turkish nobles, Turanis. They expanded to include Iranis, Indian Muslims, Afghans, Rajput, Marathas and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as मानसब्दार। तो जैसे जैसे देखिए एम्पायर जो है बढ़ता गया, बहुत ज्यादा बढ़ता गया है, तो क्या है बहुत सारे जो रीजन्स हो गए, तो राजा अकेले नहीं उस सारी चीजों को नहीं हैंडल कर सकता, तो इसलिए मुगल्स ने क्या रिक्रूट किए, डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल। तो अलग अलग जो रैंकिंग है, अलग अलग टास्क के लिए उन्होंने काफी सारे लोगों को अपॉइंट किया। तो देखिए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल, ठीक है, टर्किश नोबल के एक स्मॉल ग्रुप से, न्यूक्लियस मतलब स्मॉल एक ग्रुप से। तो अब जो है इनका जो साम्राज्य है जिसमें लोग हैं उनको वो कहाँ कहाँ के, ईरान से हैं, मुस्लिम्स हैं, अफगान से, अलग अलग डिफरेंट जो है ग्रुप्स हैं इनके पास ज्वाइंट हैं। तो दो सो ज्वाइंट है ना, जो मुगल सर्विस ज्वाइन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, मानसब्दार। ठीक है, The term मानसब्दार refers to an individual who holds a mansab means a rank or position। ठीक है, तो टर्म मानसब्दार का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति जो एक रैंक या पोजीशन होल्ड करता है उसे क्या कहा जाता है, मानसब। It was a grading system used by Mughal to fix rank, salary and military responsibility. Ranks and salaries were determined by numerical value called jat। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ग्रेडिंग सिस्टम था, जो मानसब्दारी सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम था जो मुगल्स यूज करते थे फिक्स करने के लिए। देख पहला तो रैंक हो गया, अब जो जैसे रैंक है उसके हिसाब से सैलरी होगी और उसके हिसाब से मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो रैंक और सैलरी तो किसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन किया जाता था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे क्या कहा जा रहा है, जाट। तो जाट जो है जितने नंबर ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, जाट कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स उनके पास है उसके हिसाब से उनको रैंकिंग और सैलरी दी जाती है। द हायर द जाट द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल पोजीशन इन द कोर्ट एंड लार्जर हिज सैलरी। जैसे जैसे हायर जो जाट की वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसका जो नोबल है उसकी पोजीशन होगी कोर्ट में और उसकी सैलरी भी हाई होगी। तो देखेंगे यहाँ पे जाट रैंकिंग दिया हुआ है। द नोबल्स विद द जाट ऑफ 5000 were ranked higher than those of 1000. In Akbar's reign, there were 29 Mansabdar with a ranking of 500 Jat. By Aurangzeb's reign, the number of Mansabdar has increased to 79. But would this have meant more expenditure for state? तो यहाँ पे Jat ranking दी गई, जो तो 5000 वाला उसकी रैंकिंग हाई है, जो अगर 1000 है तो। The Mansabdari military responsibilities required him to maintain a specific number of सावर और क्लैवरीमैन, मतलब सावर मतलब हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस में जो बैठ के सवारी करते हैं, क्लैवरीमैन। द मानसब्दार brought his cavalrymen for review and got them registered, their houses branded and then received money to pay them salary। तो मानसब्दार जो है मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उसको मेंटेन करना है कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सावर। तो मानसब्दार जो है अपने जो क्लैवरीमैन है उसको रिव्यू के लिए वहां लेके आते थे, अपने को रिव्यू करवाते थे, उनको रजिस्टर कराते थे, जो हॉर्स है उनके उसको ब्रांडेड करवाते थे और उसके
उसके अकॉर्डिंगली उनको मनी पे किया जाता था सैलरी में। तो मानसबदार received their salary as revenue assignment called जागीर्स which were somewhat like इकतास। तो मानसबदार अपनी सैलरीज उनको कैसे सैलरी रिसीव करते थे? देखिए कैश में नहीं होता था, क्या होता था, एक जागीर मतलब एक पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता था जहां से उनको टैक्सेस कलेक्ट करने रहते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करना रहता था और वही उनकी सैलरी हुआ करती थी। और सेम ये वैसे ही है जैसे इकतास हुआ करता था। बट अनलाइक मुक्तिस मूल मानसबदार तो मुक्तिस जो है वो एकता के हेड हुआ करते थे। तो मोस्ट मानसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और administer their जागीर, they only had right to the revenue of their assignment which was collected for them by their servants। ठीक है, तो जैसे क्या है हमने पहले देखा था जब हम इकता देखे थे, तो मुक्तिस क्या है वहीं उनको एक इकता प्रोवाइड किया जाता था, एक लैंड प्रोवाइड किया जाता था, वही रहते थे, वहां पूरा देख रेख इनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जागीर है, ठीक है, जागीर में उनको वहां रहना वहना नहीं है, उनको वहां से सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना है और टैक्स जो है उनके सर्वेंट्स भी कलेक्ट कर सकते थे। while the मानसबदार themselves served in many some other parts of the country। ठीक है, तो मानसबदार को जो जागीर दी जाती है तो जरूरी नहीं है वो वहीं रह रहे हैं, वो कोई सी भी जागीर दे सकते थे, कहीं पे भी वो लैंड दे सकते थे और वो कहीं और पे रह रहे हैं, वो भी ऐसा चल सकता था। तो यहाँ पे एक पिक्चर देखेंगे एक मानसबदार है ऑन मार्च विद हिज सवार। ठीक है, तो सवार देखिए घोड़े पे सवार है, इन्हें सवार कहा जाता है क्लेवरी मैन। इन अकबर्स reign these जागीर्स were carefully accessed so that their revenues were roughly equal to the salary of Mansabdar। By Aurangzeb reign this was no longer the case, the actual revenue collected was often less than granted sum। तो यहाँ पे देखेंगे अकबर के टाइम में जो जागीर है उसको केयरफुली एक्सेस मतलब देख रेख में रखा जाता था कि मतलब जो रेवेन्यू है वो सैलरी की इक्वल ही होनी चाहिए, जो मानसबदार की सैलरी है उसकी इक्वल ही होनी चाहिए। लेकिन जो औरंगजेब के टाइम है ये इस तरीके का केस नहीं हो रहा था। तो क्या होता था, एक्चुअल रेवेन्यू जितना कलेक्ट हो रहा था हमेशा क्या होता था, कम हो जाता था। जो ग्रांटेड सम है, जो बोला जा रहा है सम, उससे क्या होता था, कम हो जाता था। देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मानसबदार व्हिच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड जागीर। तो यहाँ पे जो मानसबदार जो है औरंगजेब के टाइम में जो बढ़ते जा रहे थे, तो उससे क्या होता था कि उनको जागीर अगर एक पीस ऑफ लैंड देना है तो उसके लिए उनको वेट करना पड़ता था। जैसे कि जागीर अगर कोई जागीर खाली हुई, कोई लैंड खाली हुई तो वो किसी अदर मानसबदार को रिसीव होगी। तो ये इसका आगे देखेंगे। These are other factors that created shortage in the number of jagirs। As a result, many jagirdar tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir। Aurangzeb was unable to control this development in the last years of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously। तो देखिए जो जागीर है, बहुत सारे मानसबदार थे, जो जागीर कम हो गया, लैंड जो है उनको असाइन किया जाता था, कम हो जाता था। और ये जागीर जो है वो इनहेरिट नहीं होता था। अगर कोई जागीर खाली हो रहा है तो वो राजा जो है उसको बाद में किसी को असाइन करेगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, मानसबदार बढ़ रहे हैं, जागीर नहीं है। तो जो ऑलरेडी जो जागीर जो मानसबदार है वो जो उनके पास असाइन जागीर है उससे बहुत ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करने लग गए। तो इससे क्या हो गया, इससे जो है पिसेंट्री जो फार्मर वाले जो लोग हैं, फार्मिंग करने वाले जो लोग हैं, उनको बहुत सफर करना पड़ा जब औरंगजेब रूल कर रहे थे, क्योंकि औरंगजेब ये सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनके टाइम जो है मानसबदार जो है काफी बढ़ गए थे। तो यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स फ्रॉम miniature from Shahjahan's reign depicting corruption in his father's administration, a corrupt officer receiving a bribe and a tax collector punishing poor and peasants। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, मिनिएचर पेंटिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि एक जो मानसबदार है वो क्या, एक ऑफिसर जो है वो क्या ले रहा है, रिश्वत, ब्राइब। और यहाँ पे जो है एक टैक्स कलेक्टर जो है वो पुअर जो है किसान है उनको परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जब्त और जमींदार के बारे में। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द peasantry। इन मोस्ट प्लेसेस peasant paid taxes थ्रू रूरल elites, that is the headman of local chieftain। The Mughal used one term zamindars to describe all the intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chieftain। तो जो मेन सोर्स था इनकम का वो क्या था, मुगल एम्पायर्स का टैक्स। ठीक है, जो प्रोड्यूस है, जो किसान जो अपनी किसान जो खेती कर रहा है उसका जो प्रोड्यूस है उससे टैक्स लेते थे और वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। इन मोस्ट प्लेसेस, ठीक है, तो बहुत सारी जो जगह है पीसेंट्स जो है वो क्या है, टैक्स पे करते थे रूरल लाइफ। रूरल लाइफ मतलब जो लोकल वहाँ के हेडमैन और लोकल जो चीफ है उनको, जो सरदार है उनको
और जो मुगल था उनके लिए एक ही टर्म यूज किया करते थे, जमींदार। तो जमींदार जो है वहां का एक हेड भी हो सकता है, एक लोकल चीफ भी हो सकता है, वहां का सरपंच भी हो सकता है, जैसे हम सरपंच कहते हैं, उन्हें ही जमींदार कहा जा रहा है, जो टैक्सेस कलेक्ट करके जो आगे राजा को दिया करते थे। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर, ठीक है, अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोटल में, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अकबर के पास जो है 9 रत्न थे, 9 जेम्स थे, 9 एकदम काबिल लोग थे उनके पास में। तो उसमें से एक है तोडरमल। तो तोडरमल जो है ना, ये राजपूत रूलर्स राजपूत थे। तो तोडरमल कैरिड आउट careful survey of crop yields, prices and area cultivated for last 10 years in 1570 to 1580. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crop. This revenue system was known as Japt, and it was prevalent in those areas where Mughal administrator could survey the land. तो यहाँ पे देखेंगे अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है टोडरमल, उन्होंने क्या किया, एक सर्वे, है ना, ऐसा नहीं है कि जो है पीजन जो है फार्मर्स जो है उनको डायरेक्ट बोल दिया भैया तुम इतना प्रोड्यूस हमको दे दो, नहीं, उन्होंने क्या किया, एक सर्वे किया 10 साल का जो प्रोड्यूस है 1570 से 1580 तक, और उसके बेसिस में है जो टैक्स फिक्स किया ईच क्रॉप, ठीक है, और भी कैश में। तो जो प्रोविंस है जो डिवाइड किया उन्होंने रेवेन्यू सर्कल में। और जो है इसमें क्या है, देखिए इसमें जो है जो लैंड है जिसमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है उसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, गुड, एवरेज और बैड में। उसके बाद ही जो है रेवेन्यू जो है जो टैक्स कलेक्ट करना उसको डिसाइड किया गया। तो ईच प्रोविंस जो है, ईच जो एरिया है उसको क्या है, रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड किया गया। रेवेन्यू रेट्स है वो इंडिविजुअल क्रॉप्स में जो है फिक्स किए गए, और ये रेवेन्यू सिस्टम जो है इसे कहा जाता है जब्त, ठीक है, जब्त। तो जब्त जो है वो एवरेज 1/3 होता था एवरेज प्रोड्यूस का, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, 1/3 जो है प्रोड्यूस का उस हुआ करता था। तो जहां जहां पे मुगल्स जो है उनका रूल है वहां पे ये सर्वे किया गया और जब्त जो है वहां पे लिया गया, एंड दे केप्ट वेरी केयरफुल अकाउंट्स एंड दिस वाज नॉट पॉसिबल इन द प्रोविंस सच एज गुजरात एंड बंगाल। तो जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर थे वही ये जब्त जो है वो लिया जाता था, और जो अदर्स है जैसे गुजरात और बंगाल वहां पे ये नहीं लिया जाता था। इन सम एरियाज द जमींदार एक्साइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर could drive them to rebellion. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. This peasant revolt challenged the stability of Mughal empire from the end of 17th century. देखिए कहीं कहीं पे जो है जमींदार जो है वो ज्यादा पावरफुल जाते थे। तो क्या होता था, कई जगह एक्सप्लॉयटेशन हो जाता था, मतलब बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा। तो इसलिए भी क्या है विद्रोह हो जाता था। तो कुछ जमींदार जो है, कुछ जो पीजेंट्स है और सेम कास्ट के, वो क्या है इनके खिलाफ जो है रिबल करने लग गए। तो ये जो पीजन रिवॉल्ट्स हैं, ये जो स्टेबिलिटी जो थी मुगल एम्पायर की इतने सालों तक, उसको हिलाने लग गई। तो एंड ऑफ द 17th सेंचुरी में जो है मुगल एम्पायर की जो स्टेबिलिटी है, जो जिस तरीके से वो शासन कर रहे थे, वो उसमें अब बदलाव आने लग गए। तो अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में हमको देखना है। तो अकबर रिसीविंग अकबरनामा फ्रॉम अबू फजल। तो अकबरनामा जो है वो अकबर ने लिख पाया था अबुल फजल से। इसमें जो है अकबर के बारे में सारी चीजें लिखी गई है। तो अकबर ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड पोर्ट्रियर्स, ठीक है, इसके क्या थे, फ्रेंड्स भी थे और क्या थे, इसके कोर्ट में एक नोबल भी थे, अबुल फजल, टू राइट द हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। अबुल फजल रोड 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन टाइटल अकबरनामा। तो इन्होंने क्या लिखा, हिस्ट्री लिखी है अकबर के बारे में, वो भी 3 वॉल्यूम में, और उसे क्या टाइटल दिया, अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद अकबर्स एंसेस्टर्स एंड सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन। तो पहले वाले जो वॉल्यूम है उसमें क्या लिखा गया है, अकबर के जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में। सेकंड वॉल्यूम में लिखा है अकबर के जो टाइम था उसके बारे में। थर्ड वॉल्यूम आईने अकबरी, इट डील्स विद अकबर, ठीक है, आईने अकबरी के बारे में क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू एंड ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। ये सारी चीजों के बारे में लिखा है आईने अकबरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एग्जाम्स में से पूछा जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट आईने अकबरी इज इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स, यील्ड, प्राइसेस, वेजेस एंड रेवेन्यू। तो आईने अकबरी में बहुत सारी चीजें जो है जो इंडिया में पीपल रह रहे हैं, और बहुत सारी स्टैटिस्टिकल डेटा
ठीक है। सांख्यिकी डेटा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाली डेटा है उनके बारे में भी लिखा है, वो भी बहुत ज्यादा क्रॉप्स, ये सारी चीजों के बारे में। क्लोजर लुक अकबर पॉलिसी, तो अकबर की जो पॉलिसी है उसके बारे में हमें देखना है। द ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर लेड डाउन बाय अकबर एंड वेयर एलिबरेटेड डिस्कस्ड बाय अबुल फैसल इन हिज बुक अकबरनामा इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम आईनी अकबरी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि जो आईनी अकबरी है उसमें अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी पॉलिसी के बारे में लिखा गया है। तो फिर कौन लिखा है इसे? अबुल फैसल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखेंगे। अबुल फैसल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड सूबा गवर्नड बाय सूबेदार who carried out both political and military function. Each province had a financial officer or diwan for the maintenance of peace and order in his province. The सूबेदार was supported by other officers. तो अबू फैजल क्या एक्सप्लेन करते हैं? तो एम्पायर है वो किस में डिवाइड है? जो प्रोविंस है वो सूबास में डिवाइडेड है। सूबा जो है के गवर्नर्स कौन है? सूबादार। ठीक है, सूबादार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो पूरा पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन देखेगा उस एरिया का। और ईच जो प्रोविंस है, ये जो प्रोविंस है, जो सूबा है, उसका क्या है? एक फाइनेंशियल ऑफिसर है जिसको क्या बोला जाता है? दीवान। और जो पीस और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो सूबादार है उसको सपोर्ट करते थे और अदर ऑफिसर्स सच एज मिलिट्री पे मास्टर बख्शी। ठीक है, मिलिट्री पे मास्टर को क्या बोल रहे हैं? बख्शी। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैटर्नेज सदर। ठीक है, जो रिलीजियस और चैरिटेबल वाले जो काम काज है उसके लिए है सदर। मिलिट्री कमांडर जो है उसको फौजदार बोलते थे और टाउन का जो पुलिस कमांडर है उसको कोतवाल कहा जाता है। तो नूरजहां, अब ठीक है ये सब देख लिया हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब हमको देखना है नूरजहां इन्फ्लुएंसिंग चार्जेस कोर्ट। तो नूरजहां के बारे में पहले मैंने बताया कि नूरजहां जो है उसका काफी इंपॉर्टेंस रहता था अपने उसके कोर्ट में। अगर जहांगीर नहीं है तो सारे फैसले जो है नूरजहां लेते थे। तो यहाँ पे नूरजहां का फरमान है जहाँ पे 2 स्टैम्प्स लगे हुए हैं, इसके बारे में देखना है। तो मिरुनिसा मैरिड एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव्ड द टाइटल नूरजहां। ठीक है, मिरुनिसा जो है एम्परर जहांगीर से शादी कब हुई? 1611 में, और उसको कौन सा टाइटल दिया? नूरजहां। मैंने आपको बताया था नूरजहां की वो विडो थी एक अफगान रूलर की जिसकी शादी जो है जहांगीर से हो गई थी। तो शी रिमेन एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव ऑन द मोनार्क टू द मोनार्क मतलब राजा। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बेयरिंग हिज टाइटल्स ऑन वन साइड, ऑन द अदर इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूरजहां। तो देखिए बहुत ही लॉयल थी, सपोर्टिव थी अपने राजा के प्रति, अपने पति के प्रति, जहांगीर के प्रति। तो इसके ऑनर में, ठीक है, उनको सम्मान देते हुए जो जहांगीर ने क्या है? सिल्वर कॉइन्स छपाए। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स बनवाए। तो उसमें क्या है? एक साइड में जहांगीर और एक साइड में क्या है? नूरजहां की पिक्चर हुआ करती थी। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स इज ऑर्डर, ठीक है, एक फरमान है ऑफ नूरजहां। द स्क्वायर सील्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सब्लाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहां पद्मशाह बेगम। द राउंड सील बाय सन ऑफ जहांगीर, son of Jahangir. She became as brilliant as moon. May Noor Padmasha with the lady of it. ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ लिखा हुआ है। तो ये सील में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जो एलिवेटेड मैजेस्टी नूर पद्मशाह ये वाले में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो है जो राउंड शेप में है तो वहां पे क्या लिखा है? बद सन ऑफ शाहजहां, शाहजहां के उसके शाहजहांगीर के उसके शी इज ब्रिलियंट एज मून, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो उसके बाद देखना है अकबर के जो नोबल्स थे उसके बारे में हमको इसको आगे देखना है। तो डोगमा और बिकोट, इसका मतलब देख लेते हैं। डोगमा स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटी विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। तो डोगमा का मतलब ये होता है कि भाई ऑर्डर दे दिया गया है, अब सामने वाले को कैसे भी करके उसको मानना है। ठीक है, चाहे वो वहां उसको मानने लायक है नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको बस मानना है। और बिगॉड का क्या मतलब होता है? एन इंडिविजुअल हु इज इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन रिलीजियस बिलीफ और कल्चर। ठीक है, जो बिगॉड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरे पर्सन के रिलीजन और कल्चर बिलीफ को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। तो अकबर्स नोबल्स कमांडर लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू while they were loyal. The empire functioned efficiently, but the end of 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalty to the empire were weakened by their own self-respect. तो अकबर के जो नोबल्स थे वो क्या है? बहुत सारी आर्मीज, लार्ज आर्मी को हैंडल करते थे और बहुत सारे रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। लेकिन क्या हुआ? देखिए धीरे धीरे समय बीतता गया, जो अकबर का जो एम्पायर का जो स्टेबिलिटी है, जैसे कि हमने पहले देखा, वो थोड़ी सी हिलने लग गई, बहुत सारी जगह रिबेल्स होने लग गए। तो जो नोबल्स है ना वो अपने आप को मतलब एक
जो वो एरिया है वहां पे अपना ही मतलब राज्य चलाने लग गए। वो जो लॉयलिटी थी ना जो राजा के प्रति वो कम होने लगी, क्योंकि उनको अपना मतलब निकालना था, अपने मतलब के लिए जो है वो वहां लॉयल्टी कम, अंपायर की तरफ जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है वो कम करते गए। तो भाई अकबर पास एट फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग 1570, 1570 he started discussion on religion with ulama, brahmins, Jewish priests who were Roman Catholics and Zoroastrian। ठीक है, तो अकबर जो है फतेहपुर सिकरी में 1570 में एक डिस्कशन करते थे। ठीक है, किससे डिस्कशन करते थे? जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उलामा जो मॉस्क के रिलीजियस हो गया, ब्राह्मण टेम्पल्स के, जूइश प्रीस्ट जो है वो चर्च के होगा, जोरोस्ट्रियन अलग अलग एक अलग ही रिलीजन है। तो दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन इबादत खाना। तो यहाँ ये जो डिस्कशन है वो कहाँ होता था? इबादत खाना में। ही वॉज इंटरेस्टेड इन रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। अकबर इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज एंड सोशल स्कॉलर्स हु इम्प्राइज रिचुअल्स एंड डॉगमा वेर ऑफन बाइकॉट्स। ठीक है, तो अकबर को सारे रिलीजन्स में बहुत इंटरेस्ट था, सोशल कस्टम्स जो है लोगों के उसमें भी बहुत इंटरेस्ट था, बहुत इंटरेक्टिव रहते थे वो लोगों से, बहुत इंटरेक्टिव रहते थे वो। जैसे उनके कोर्ट में दीवाने आम और दीवाने खास हुआ करता था। दीवाने आम जो है वो नॉर्मल अफेयर्स के लिए हुआ करता था। दीवाने खास एक प्राइवेट ऑडियंस के लिए हुआ करता था, जैसे कोई आया है बाहर से, गेस्ट आए हैं, उसके लिए दीवाने खास हुआ करता था। तो इस तरीके से जो अकबर जो है ना लोकल पीपल और बाहर से आए हुए लोगों के सबके कस्टम्स रिलीजन्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। तो अकबर जो है, ठीक है, वो उनका ये कहना था कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स, ठीक है, वो ये करवाते हैं कि मतलब अपना बोला हुआ बात को दूसरों से जबरदस्ती का मनवाते हैं, वो क्या है? बाइकॉट है। बाइकॉट मतलब जो वो दूसरों का जो रिलीजियस बिलीफ है उसमें उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन एंड डिसहार्मनी अमंग सब्जेक्ट्स। दिस इन्वेंटली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुखी कूल और यूनिवर्सल पीस। तो यहाँ पे इस तरीके का जो देखते थे हमेशा कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो दूसरे जो रिलीजन है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये सब उनको टॉलरेट नहीं होता था। तो इसलिए अकबर ने अपना एक नया आइडिया निकाला जिसे कहा जाता है सुल्क इक्वल और यूनिवर्सल पीस। तो यहाँ पे देखेंगे इबादत खाना की पिक्चर है, जहाँ पे अकबर जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, मतलब मीटिंग कर रहे हैं जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं उन पर। देखिए आप ड्रेस से आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो उन्होंने एक नया आइडिया निकाला सुखी कुल, और ये मतलब काफी कुछ सिमिलर है जो अशोक का धर्म था ना उससे। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज फिल्म। इंस्टेड इट फोकस ऑन द सिस्टम ऑफ एथिक्स, chicken honesty, justice, peace that was universally acceptable, applicable. Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around his this idea of Sukhi Kul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well. तो उन्होंने एक सुखी कुल मतलब यूनिवर्सल पीस दिया। किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं करना है, रिलीजियस के बेसिस में हर रिलीजन जो है उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए, और कहीं पे भी एक फोकस होना चाहिए, जैसे ऑनेस्टी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, पीस होना चाहिए, जो कि सभी पे फॉलो होना चाहिए। तो अबू फैसल जो है उनको हेल्प करते थे इनको इस जो रिलीजन उसको फ्रेम करने के लिए, और ये जो प्रिंसिपल है इसको जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया। तो अब हम देखते हैं सुखी कुल के बारे में। सुखी कुल जो जहांगीर अकबर का जो बेटा था वो डिस्क्राइब करता है अपनी फादर की पॉलिसी जो है, एज इन वाइड एक्सपांस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज अ रूम फॉर ऑल क्लास एंड फॉलोवर्स ऑफ ऑल क्रीड। So in his imperial dominance, which on all sides were limited only by sea, there was room for the professor of opposite religion for beliefs good and bad, and the role of the road of intolerance was closed. Sunnis and Shias meet in one mosque, and Christians and Jews in one church to pray. He constantly followed the principle of universal peace. सुखी कुल जो अकबर जो है उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं जहांगीर, तो बता रहे हैं कि मतलब डिफरेंट जो फॉलोवर्स के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट और क्रीड के लोग हैं, सारों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। भले ही वो जैसे सुन्नी और शाह जो है मॉस्क में मिलते हैं, क्रिश्चियन जो है और जो है चर्च में प्रे करते हैं, उसके मतलब इलावे मतलब सारे जो लोग हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मेनी संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन। ठीक है, अकबर जो है
उनको बुक्स वगैरह में भी बहुत इंटरेस्ट था, सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। तो अकबर जो है उन्होंने ट्रांसलेट करवाया कई सारी जो बुक है जो संस्कृत में लिखी हुई उन्हें पर्शियन लैंग्वेज में। मकतब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो, ठीक है, इसके लिए पूरा एक ब्यूरो था, एक मकतब खाना था जहाँ पे ये ट्रांसलेशन हुआ करता था। वॉज एस्टैब्लिश इन फतेहपुर सिकरी फॉर दिस पर्पस, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में एक मकतब खाना बनाया गया जहाँ पे ट्रांसलेशन का काम हुआ करता था। द महाभारत, रामायण, लीलावती एंड योगा वशिष्ठ वेयर सम ऑफ द नोटेबल संस्कृत वर्क दैट वर टेकन अप फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है, ये सारे जो बुक्स हैं उसको ट्रांसलेट किया गया। द रजमनामा, the Persian translation of the Mahabharata contains lavish iteration of the events of Mahabharata। तो यहाँ पे जो है महाभारत का जो ट्रांसलेशन है तो क्या बोला जा रहा है, रजमनामा। ये जो है इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें जो है पर्शियन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया गया है। तो मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर द, अब जो है मुगल एम्पायर का जो एंड आने वाला है, तो 17th सेंचुरी के बाद में मुगल एम्पायर की क्या हालत है हमको देखना है। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। इंटरनेशनल ट्रेडर डिस्क्राइब्ड इट एज फेबल, ठीक है, फेबल मतलब फेमस लैंड ऑफ वेल्थ, वेल्थ मतलब वेल्थ का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसा, ठीक है, बट दीज सेम विजिटर्स वर आल्सो अपल्ड, ठीक है, पर मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित थे एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेट ऑपुलेंस, ठीक है, ऑपुलेंस मतलब समृद्धि के साथ साथ एक मतलब एक पॉवर्टी भी है लोगों के बीच में। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री एफिशिएंसी जो है मुगल एम्पायर की बहुत ज्यादा फली फुली थी, इकोनॉमिक और कमर्शियल तरीके से बहुत ही प्रॉस्पर थी। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं वो बताते हैं कि मतलब ये एकदम खजानों का जो शहर है उस तरीके का है, बहुत ही ज्यादा रिच, ठीक है, रिच एम्पायर है। लेकिन यही जो विजिटर्स है ये भी बताते हैं, मतलब आश्चर्यचकित होते हैं कि एक साइड में इतना मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन अदर साइड्स में जो छोटे ग्रुप के पीपल है उनमें बहुत ज्यादा पॉवर्टी भी है, गरीबी भी है। तो द इनइक्वालिटी वेयर ग्लैरिंग, ठीक है, ग्लैरिंग मतलब एकदम स्पष्ट था। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां रेन इन्फॉर्म अस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग महान सरदार वेर ओनली 455 इन नंबर आउट ऑफ द टोटल 8,000, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो है शाहजहां के टाइम के, उससे क्या पता चलता है कि जो 8,000 मान सरदार है उनमें से जो 445 ही जो है वो हाई रैंकिंग वाले हैं। दिस स्मॉल नंबर mere 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मान सरदार रिसीव 61% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज सैलरीज फॉर देमसेल्फ एंड देयर ट्रूपर्स। तो देखिए यहाँ पे जो है 5.6% मतलब 8,000 में से 445 लोग ही हैं जिनको हाई रैंक दिया गया है, और ये लोग जो है पूरा 61% जो है टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू का वो पूरी अपनी एज ए सैलरीज एक्सेप्ट मतलब लेते थे, ठीक है, अपने अपने लिए और अपने ट्रूपर्स के लिए। मतलब देखिए जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एम्पायर के रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए 8,000 मानसबदार में जो 445 है ये पूरा 61% ले रहे हैं, तो कितना बचा 40% ये बाकी लोगों में बंटना है। The Mughal empires and their Mansardars spent a great deal of their income on salaries and goods, and this expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce. But the scale of revenue collection left very little for the investment in the hands of primary producers, the peasants and artisans. The poorest among them lived from hand to mouth. Hand to mouth का मतलब होता है एकदम गरीबी में, मतलब बिल्कुल मतलब सिर्फ खाने के लिए ही उनके पास पैसे रहते थे, and they could hardly consider investing in additional resources, tools and supplies to increase productivity. The wealthier peasantry and artisan group, the merchants and bankers profited in this economic world. फिर मुगल एम्पायर के टाइम में क्या बता रहे हैं कि मुगल एम्पायर और मानसबदार है वो बहुत ही ज्यादा मतलब खर्चा करते थे, अपनी इनकम जो है तो काफी ज्यादा तरीके से खर्चा करते थे। एक्सपेंडिचर जो है उससे क्या बेनिफिट होता था, आर्टिशन और पेजेंट्रीज को जो उनको सप्लाई करते थे गुड्स और सर्विसेज उनको तो एक्सेप्ट करता मतलब बेनिफिट करता था। लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो छोटे छोटे जो पीसेंट्स है जो राजा की पहुंच से बाहर है, वो जो है उनको झेलना पड़ता था। वो क्या है बस मतलब अपना पेट भर पाते थे, जो रोज अपना जितना भी इनकम है उनको टैक्स में देना पड़ जाता था, और उनके पास सिर्फ इतना बचता था कि वो सिर्फ अपने लिए खाना ही जुगाड़ कर पाते थे और कुछ भी एडिशनल नहीं कर पाते थे। जैसे अगर उनको अपने आप को बढ़ाना है, एडिशनल रिसोर्स जैसे टूल्स और सप्लाईज खरीदनी है, अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उतना भी उनके पास पैसा नहीं रहता था। तो जो वेल्थ है, जो अमीर जो पेजेंट्री है और आर्टिसन ग्रुप है, मर्चेंट्स और बैंकर है, वही
सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे थे इस वर्ल्ड में, जो इस एम्पायर में, और जो छोटे छोटे जो किसान वगैरह हैं उनको बहुत ज्यादा गरीबी झेलना पड़ रहा था। द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय मुगल इलाइट made them extremely powerful group of people in the late 17th century. As the authority of the Mughal Empire slowly declined, these servants emerged as powerful centers of power in regions. ठीक है, तो ये वेल्थ और रिसोर्सेज जो है मुगल इलाइट के पास जो था, एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप जो है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो अपने अंदर भरने लग गए, और जो है मुगल एम्पायर जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। जो उनके जो सर्वेंट्स है, जिनको जो सरदार वगैरह है, जो चीफ वगैरह है, जो उन्होंने असाइन किया था, वो अपने जागीर में, जैसे कि हमने पहले देखा, वो पावरफुल होने लगे और मुगल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड प्रोविंसेस। ठीक है, अपनी अलग से डायनेस्टी बना ली, और कहाँ पे, कमांड ऑफ प्रोविंस लाइक हैदराबाद एंड अवध। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, अपनी नई डायनेस्टी बना के अपना एक नया कमांड ऑफ प्रोविंस बना लिया हैदराबाद और अवध में। Although they continue to recognize the Mughal Empire in Delhi as their master, but by the 18th century, the province of the empire has consolidated their independent political identities. ठीक है, इसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 17th सेंचुरी तक तो वो मुगल को अपना राजा ही मान रहे थे, लेकिन 18th सेंचुरी के आते आते वो अपने आप को एक इंडिविजुअल जो है आइडेंटिटी के, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के रूप में दर्शाने लगे। तो किंग्स एंड क्वींस के बारे में देखना है, तो देयर वर सेवरल ग्रेट मोनार्क्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक राजा है, जो हम दिल्ली सुल्तान के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे जो राजा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो ऑल नियर कंटेम्पररीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी कंट्री में मतलब भी साथ साथ में ही। दिस इंक्लूडेड द रूलर ऑफ ऑटोमन टर्की सुल्तान सुलेमान। ठीक है, 1520 से 1566 में। तो वैसे ही जैसे कि यहाँ पे के रूलर्स हैं, वैसे ही रूलर ऑफ ऑटोमन है कहाँ का, टर्की में, ओटोमान टर्की में, इसका क्या नाम है, सुलेमान। ड्यूरिंग हिज रूल द ऑटोमन स्टेट एक्सपांडेड इनटू यूरोप, साइजिंग हंगरी एंड बिसाइजिंग ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से कहाँ तक इसका पहुंच था, यूरोप, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया तक। आर्मीज आल्सो साइज मतलब कब्जा किया बगदाद और ईरान तक। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका और ऑल द वे इनटू मोरक्को एक्नॉलेज ऑटोमन अथॉरिटी। ठीक है, पूरा जो नॉर्थ अफ्रीका है, ठीक है, ऑल द वे टू मोरक्को, ठीक है, मोरक्को तक पूरा जो है ऑटोमन अथॉरिटी को मानते थे। सुलेमान आल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द ऑटोमन नेवी। ठीक है, उन्होंने नेवी भी बनाया। इट डोमिनेटेड over the eastern Mediterranean, brought the navy into competition with Spain. In the Arabian Sea, it challenged Portuguese. ठीक है, तो पूरा जैसे मतलब इनकी इतनी बड़ी नेवी थी जो कंपटीशन देती थी किसको, स्पेन को, और अरेबियन सी में उन्होंने किसको चैलेंज किया, पोर्चुगीज को। The monarch was given the title of Al Quwani, the lawgiver, because the large number of regulations Quwan passed during his reign. ठीक है, ये जो राजा है इसको कौन सी टाइटल दी गई है, अल कुवानी, मतलब द लॉ गिवर। ठीक है, इनके टाइम में बहुत सारे रेगुलेशन जो पास किए गए। दिस वेर एम टू स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूस थ्रू आउट द एक्सपेंडिंग डोमेन्स ऑफ द एम्पायर एंड स्पेसिफिक टू प्रोटेक्ट द पीसेंट्री फोर्स लेबर एंड एक्सटर्नरी टैक्स। ठीक है, तो इन्होंने अपने टाइम में क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स है उनको स्टैंडर्डाइज वे में फॉलो करवाया जो है, और जो पेसेंट्री है, ठीक है, जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनको फोर्स लेबर और एक्सटर्नल टैक्स देने से बचा के रखा। लेटर इन द 17th सेंचुरी व्हेन पब्लिक ऑर्डर डिक्लाइंड इन ऑटोमन डोमेन्स, द रेन ऑफ सुलेमान कुरानी वाज रिमेंबर्ड एज अ पीरियड ऑफ आइडल गवर्नेंस। तो इनका पीरियड जो है उसको एक आइडल गवर्नेंस के रूप में माना जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो हम देख लेते हैं जल्दी से कीवर्ड जो हमने देखे हैं। हमने मुगल्स के बारे में देखा, मान साहब क्या होता है, जागीर क्या होता है, जाट क्या होता है, सवार क्या होता है, सुखी कुल एंड प्राइमरी जनरल कोपरनिथी और जब्त और जमींदार, ये सारे जो वर्ड्स हैं हमने देखे, काफी कुछ देखा हमने मुगल एम्पायर के बारे में, इतनी बड़ी सल्तनत के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमको ईमेल कर सकते हैं। और अगर वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।